अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। लाइव जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और करंट अफेयर्स की इस अपनी रापचिक क्लास में सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। और अपनी ये प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो आपको पता ही है कि 3 पार्टों में चलती है। करंट अफेयर्स के पहले पार्ट में आज की बेहतरीन न्यूज, उसके बाद में आज के बेहतरीन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनका हम व्याख्यात्मक हल करेंगे, और अपनी करंट अफेयर्स के अंतिम पार्ट में और जो स्टैटिक्स जीके के रापचिक डोज जो आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास की। और प्यारे साथियों, अपनी ये करंट अफेयर्स की जो क्लास है, आगामी जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये समान रूप से उपयोगी होगी, जिसमें सीटी है, आरआरबी है, रिट है, टीचर्स भर्ती है, डिफेंस की एग्जाम है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे, उनके लिए। और क्लास की शुरुआत करते हैं आज के एक अच्छे विचार से। आज का अपना विचार है, यदि व्यक्ति कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ ना कुछ सिखा देती है। माने बोलना मानव की एक स्वाभाविक करती है, और यदि व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है या आप और हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हम जो भी भूल करते हैं वो भी हमारे लिए सीखने का क्या है, एक जरिया है। देखो, आज की करंट अफेयर्स की न्यूज में पहली बेहतरीन न्यूज है, एचडीएफसी बैंक ने टाटा समूह की कंपनी टाटा नियो के साथ एक साझेदारी की है। अगली न्यूज है, नीरज चोपड़ा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो भारत के महानतम खिलाड़ियों में से और वर्तमान में अपना वर्चस्व रखने वाले और प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा। अगली न्यूज है, तमिलनाडु राज्य ने जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 को लॉन्च करने वाले भारत के पहले राज्य बने हैं। अगली अपनी न्यूज है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में खोला जाएगा। अगली अपनी न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और ये थी अपनी करंट की बेहतरीन न्यूज। अब चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर। और करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और आज का पहला क्वेश्चन है, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जल्दी से सभी प्यारे साथी उत्तर दे, उसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसकी जो अच्छी जानकारी है वो देखते हैं कि जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। और उत्तर आने भी स्टार्ट हो गए हैं। रुखसाना बानो, अलका, पवन, महिमा, जाट चौधरी और भी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। सभी विद्यार्थी अपना उत्तर रखें तो आपको बिल्कुल सही आ रहा सभी का कि तमिलनाडु राज्य, कौन सा राज्य? तमिलनाडु राज्य ने यह नीति लॉन्च की है। अब मैं आपको प्यारे साथियों बता दूं कि चमड़ा उत्पादन में प्रथम स्थान, कि चमड़ा उत्पादन में प्रथम जो स्थान है और वो तमिलनाडु राज्य का है। भारत में चमड़ा उत्पादन में प्रथम स्थान तमिलनाडु राज्य का है। और प्यारे साथियों, चमड़ा उत्पादन में जो द्वितीय स्थान है वो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का। और उत्तर प्रदेश का जो प्यारे साथियों कानपुर शहर है वो चमड़ा शहर या चमड़ा उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो यहां पर यह क्वेश्चन बन सकता है, भारत के किस शहर को चमड़ा शहर कहते हैं? तो भारत के कानपुर शहर को चमड़ा शहर कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर है। और कानपुर को ध्यान रखना प्यारे साथियों, कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहते हैं। और भारत में चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि भारत में चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। तो प्यारे साथियों, भारत में चमड़ा अनुसंधान संस्थान है तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में।
और 1948 में ही चमड़ा अनुसंधान संस्थान की स्थापना चेन्नई में कर दी गई थी। और एक और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि विश्व में चमड़ा उत्पादन में प्रथम स्थान, विश्व में चमड़ा उत्पादन में प्रथम स्थान भारत देश का ही है। तो ये दो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। चमड़ा शोध संस्थान कहां स्थित है और जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 को लॉन्च करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु, जो भारत का दक्षिणतम राज्य है। ठीक है। और केरल राज्य प्यारे साथियों अपना मसाला और नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है अपना गेहूं और चावल उत्पादन के लिए, गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और झारखंड राज्य खनिज के लिए है, चावल के लिए पश्चिमी बंगाल। अब देखते हैं, देखो जूते और चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अब जिस चीज में प्यारे साथियों हम पहले स्थान पर हैं तो उसको निर्यात करेंगे तभी तो हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। तो जूते और चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2025 तक तमिलनाडु राज्य में चमड़ा क्षेत्र में 20,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना है और 2 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। मानिए ये जो नीति है, इस नीति लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा भारत में निवेश करवाना विदेशी कंपनियों से और ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को रोजगार उपलब्ध करवाना। माने लक्ष्य ही इसमें कम से कम 2 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? 2025 तक रखा गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? कि अभी अभी भारत सरकार के द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की कि कब तक हम भारत को प्रदूषण मुक्त कर देंगे। माने बिल्कुल भी भारत में प्रदूषण नहीं रहेगा या ऐसी कोई भी चीज भारत में उत्पादित नहीं की जाएगी जो प्रदूषण को, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हो या प्रदूषण को बढ़ावा देती हो। तो कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है? इट्स मी का बी उतराया। देखते हैं किसका सही आता है कि भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने का। इसका राइट उत्तर होगा सी ऑप्शन, वर्ष 2070 तक। और शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हमारी सरकार के द्वारा रखा गया है। सी ऑप्शन होगा इसका राइट। तो देखो, भारत के नेट जीरो के लक्ष्य से देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी, साथ ही इससे रोजगार के 1.5 से 2 करोड़ तक नए अवसर सर्जित होंगे। एक ताजा रिपोर्ट में यह बात कही गई है। मालूम हो कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो यानी प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। मानी जो भी प्रदूषणकारी तत्व होंगे उनको शून्य की स्थिति में लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070 तक रखा गया। और सबका मालिक एक कह रहे हैं कार्बन सर्वाधिक उत्सर्जन चाइना करता है। बिल्कुल राइट है कि सर्वाधिक कार्बन का जो उत्सर्जन है वो चाइना देश के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अभी ये सुर्खियों में रहने वाला क्वेश्चन भी है। इस साल ये पूरे साल काम में आने वाला क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर्स के साथ साथ ये पूरी साल काम में आने वाला क्वेश्चन है। तो देखो, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जिसको AIMF मानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहां स्थित है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय दिल्ली में है। और इस पर लगे हुए प्रतिबंध को किसने हटाया है अभी हाल ही में? देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस किस का सही आता है।
और इस क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थी दो भागों में बट गए। इसका राइट उत्तर होगा फीफा। इसका राइट उत्तर क्या होगा प्यारे साथियों? फीफा के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध है वो हटा लिया गया है। अब मैं आपको प्यारे साथियों में बताऊं कि फीफा का मुख्यालय कहां स्थित है। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख में, जो स्विट्जरलैंड में है। फीफा का मुख्यालय कहां है? ज्यूरिख, जो स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। और फीफा का सर्वाधिक बार जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है वो प्यारे साथियों जीतने वाला देश है ब्राजील। और ध्यान रखना 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा नवंबर दिसंबर में दोहा कतर में होगा। कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप या फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां होगा? दोहा कतर में होगा। और दोहा कतर ध्यान रखना प्यारे साथियों विश्व का एक ऐसा देश है जिसमें एक भी पेड़ नहीं है। कि दोहा कतर एक ऐसा देश है जिसमें एक भी पेड़ नहीं है। और ज्यूरिख में मुख्यालय वाला फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जिसका मुख्यालय दिल्ली में है उस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। और इस प्रतिबंध हटने से ही और भारत एक नई उपलब्धि की ओर जा रहा है। भारत क्या जा रहा है? एक नई उपलब्धि की ओर जा रहा है। तो देखना, विश्व फुटबॉल संचालन संस्था मानी संपूर्ण विश्व का फुटबॉल संचालन करने वाली संस्था फीफा, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख में है, द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया है। फीफा ने इसकी घोषणा की है। फीफा ने अपने बयान में कहा है कि परिषद ने अभी हाल ही में 25 अगस्त को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के निलंबन को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया है। और इस फैसले से क्या होने वाला है? अब फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर तक भारत में आयोजित होगा। तो ये यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? सबसे अच्छा क्वेश्चन यह है कि अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहां होगा? तो अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में होगा। और मैं आपको यहां पर एक और नई जानकारी देना चाहूं तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल का क्लब है डूरंड क्लब। और डूरंड कप दिया भी प्यारे साथियों फुटबॉल में ही जाता है। डूरंड कप किस में दिया जाता है? फुटबॉल में। और भारत में सर्वाधिक फुटबॉल के क्लब प्यारे साथियों गोवा में है। सर्वाधिक फुटबॉल के क्लब कहां है? गोवा में। किशन रियल स्टार दोहा कतर, बिल्कुल बेटा दोहा कतर में होगा 2022 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है। और महिला विश्व कप जो अंडर 17 है वो होगा भारत में। और इसी के कारण और तीसरे हस्तक्षेप के कारण जो हमारे पर प्रतिबंध लगा था वो प्रतिबंध हटने के बाद भारत ये महान उपलब्धि 11 से 30 अक्टूबर को हासिल करेगा। और भारत के अलग अलग शहरों में इसका आयोजन होगा महिला फुटबॉल विश्व कप का। और वो भी आपको मैंने बताई, ध्यान में रखना है। और महिमा सैनी कह रही है सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। बिल्कुल सही है, सऊदी अरब में महिमा सैनी एक भी नदी नहीं है। और दोहा कतर में एक भी पेड़ नहीं है। और फुटबॉल का सर्वाधिक वर्ल्ड कप जीतने वाला देश भी ब्राजील है। अगला क्वेश्चन है, हीरो इलेक्ट्रिक ने बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग सुविधा हेतु किसके साथ एक समझौता किया है? मानी अभी लगभग सभी कंपनियों के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन जारी कर दिए गए हैं, चाहे वो 4 व्हीलर के रूप में हो और चाहे वो 2 व्हीलर के रूप में हो। तो ये जो हीरो कंपनी है उसने बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग की सुविधा हेतु किसके साथ एक समझौता किया है? अलका को क्या रिप्लाई देना? एक बार और कमेंट कर दो अलका। और इसका राइट उत्तर होगा बी, जियो बीपी के साथ। कि हीरो जो एक वाहन निर्माता कंपनी है और उसने जियो बीपी के साथ अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी के लिए और एक समझौता किया। सर पीडीएफ कहां मिलेगी? अलका पीडीएफ के लिए अभी आपको
टेलीग्राम का कमेंट डाल दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक अभी सर डाल रहे हैं, आप उसमें से वहां टेलीग्राम ज्वाइन करके ले सकते हो। तो इसका राइट उत्तर होगा जियो बीपी के साथ हीरो इलेक्ट्रिक ने बैटरी, बिल्कुल रुखसाना बानो, इसका ए नहीं होगा, इसका होगा बी। जियो बीपी के साथ क्या किया गया है, समझौता किया गया है। तो देखो, हीरो इलेक्ट्रिक ने बिजली चालित दोपहिया वाहनों को चार्ज करने के लिए जियो बीपी के साथ एक समझौता किया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी ने बयान में कहा है कि इस साझेदारी के तहत हीरो इलेक्ट्रिक के ग्राहकों को जियो बीपी के व्यापक चार्जिंग और बैटरी अदला बदली नेटवर्क तक पहुंच मिलेगी। यह सुविधा अन्य वाहनों के लिए भी खुली रहेगी। मानी जरूरी नहीं है कि वो केवल और केवल जो ये हीरो के वाहन है उन्हीं के लिए, मानी ये सभी के लिए क्या रहेगी, खुली रहेगी। और अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में मैं आपको यहां बताना चाहूं तो कुछ क्वेश्चन अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में, डेली करंट अफेयर्स के ऐसे होते हैं जो एक सीमित समय के लिए क्या होते हैं, काम में आने वाले होते हैं। परंतु प्यारे साथियों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैटिक्स जीके के लिए होते हैं, वो एनी टाइम काम में आने वाले होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अभी तो 5 नंबर का क्वेश्चन जो प्यारे साथियों आपके सामने स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन करंट, आज तो ये करंट अफेयर्स का है, परंतु आगे के लिए ये क्या बन जाएगा, भारत का एक स्टैटिक्स जीके बन जाएगा, परमानेंट जीके बन जाएगा। तो आपको बताना है भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां पर खोला जाएगा या कहां पर बनाया गया है, आपको यह बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत का पहला 3D। और लाइव जुड़े हुए विद्यार्थी अपने इस सेशन को भी जरूर शेयर करें, अन्य साथियों तक भी पहुंचाए। बिल्कुल राइट उत्तर आ रहा सभी विद्यार्थियों का, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। और जिस बेंगलोर को हम भारत की स्पेस सिटी, बगीचों का शहर या भारत की स्पेस नगरी कहते हैं, और उसमें भारत का पहला क्या किया जाएगा, 3D पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा। और यहां पर प्यारे साथियों में आपको एक चीज बताऊं तो भारत का पहला डाकघर कलकत्ता में खोला गया था। भारत का पहला डाकघर कहां खोला गया था प्यारे साथियों, भारत का पहला डाकघर कलकत्ता में खोला गया था। और भारत में प्यारे साथियों पहली डाक टिकट 1852 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जारी हुई थी। और भारत में जारी पहली डाक टिकट पर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का चित्र था। पहली जो डाक टिकट है उस पर प्यारे साथियों ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का चित्र था। और मैं आपको बताऊं, भारत में पहली बार डाक तार रेल सेवा, भारत में पहली बार डाक तार रेल सेवा शुरू हुई थी प्यारे साथियों 1854 में। और अगला है भारत में पहला तैरता हुआ डाकघर। यह भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बेटा। उस समय तो ये प्यारे साथियों करंट के थे, जैसे भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर जम्मू कश्मीर की डल झील में है। भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहां है, जम्मू कश्मीर की डल झील में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भी भारत देश में है। विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क कौन से देश में है, भारत देश में है विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क। और भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। पहला डाकघर खोला गया कलकत्ता में। पहली डाक टिकट जारी हुई 1852 में। डाक तार रेल सेवा प्रारंभ हुई डलहौजी के शासनकाल में 1854 में। और भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां पर खोला जा रहा है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में खोला जा रहा है। प्यारे साथियों जिस बेंगलोर में क्या है, जिस बेंगलोर के अंदर स्थित है इसरो का मुख्यालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। बिल्कुल सबका मालिक एक सुमन
उपन्या मीना, गुड मॉर्निंग सर जी। उपन्या मीना का भी हार्दिक स्वागत है अपनी करंट अफेयर्स की बेहतरीन क्लास में। तो प्यारे साथियों, ये मैं जो भी चीज आपको बताता हूं, एक आप करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आते हो ऑनलाइन मेरे साथ में, तो आप एक रफ कॉपी साथियों जरूर लेकर आया करो कि ये जो भी मैं बेहतरीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिस करंट अफेयर से जुड़े होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपके लिए वो आगे चलकर कॉम्पिटिशन एग्जाम में वरदान साबित होने वाले हैं, जिसमें इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको शायद पहली बार पता चला होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आज के लिए तो करंट है प्यारे साथियों, परंतु आगे के लिए ये परमानेंट क्वेश्चन है। तो देखो, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बनने वाला है। अब देखो, एक अभिनव कदम के तहत बेंगलुरु में जल्द ही 3D प्रिंटिंग तकनीकी से निर्मित भारत का पहला डाकघर होगा जो सिर्फ 1 महीने में तैयार हो जाएगा। जो सिर्फ क्या है, 1 महीने में तैयार हो जाएगा। और गुड्डू मीणा झुंझुनू से हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे जिले से। और रुखसाना बानो, 13वां एटीएम भी रुखसाना बानो, 13वां एटीएम बेटा डल झील में नहीं है, 13वां एटीएम है केरल राज्य के कोची में। ध्यान रखना रुखसाना बानो कि भारत का पहला 13वां एटीएम है वो केरल के कहां पर है, कोची में है, जिसे अरब सागर की रानी भी कहते हैं। और जसन कह रही है सर राजस्थान का भी कुछ करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी लाया करो। जसन बिल्कुल संडे को जो अपनी करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास चलेगी ना, ध्यान रखना प्यारे साथियों, संडे को ये जो रोज मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं ना, इस करंट अफेयर्स का निचोड़ और उसी निचोड़ के साथ में राजस्थान करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चन और एक अपनी मैराथन क्लास में मैं प्रत्येक संडे को आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। और भारत का जो पहला 13वां एटीएम है वो एसबीआई में, एसबीआई बैंक के द्वारा केरल के कोची में खोला गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला है प्राइवेट बैंक आईडीएफसी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। अब ये ऐसे क्वेश्चन बेटा आज 1-2 दिन के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये टेम्परेली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्यारे साथियों जो एक निश्चित समय के लिए काम आते हैं। तो ये क्वेश्चन एक निश्चित समय या टेम्परेली काम में आने वाला क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। और आईडीएफसी बैंक, ये बेटा जो भी प्राइवेट बैंक है ना, एचडीएफसी है, आईडीएफसी है, ये पहले क्या थी, ये पहले फाइनेंस कंपनियां थी। ये पहले क्या थी प्यारे साथियों, ये सभी प्राइवेट छोटी छोटी बैंकें जो हैं पहले ये फाइनेंस कंपनियां थी, तो इनका ज्यादा इतना अस्तित्व नहीं है। सर सभी के आदर्श वाक्य हर हाल में हम आपके साथ हैं, बिल्कुल। तो इसके राइट उत्तर है बेटा महेंद्र शाह को आईडीएफसी बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, महेंद्र शाह को। और इस आईडीएफसी बैंक का मुख्यालय भी प्यारे साथियों बंबई में है। ध्यान रखना, भारत की लगभग छोटी प्राइवेट बैंकों का मुख्यालय बंबई में है। भारत के सबसे बड़े बैंकों के बैंक रिजर्व बैंक का मुख्यालय भी बंबई में है, एसबीआई का मुख्यालय भी बंबई में, आरबीआई का मुख्यालय भी बंबई में, शेयर मार्केट भी बंबई में है। और प्यारे साथियों सर करंट जीके राजस्थान भी करवा दो, कल्पना स्वामी बिल्कुल करंट जीके राजस्थान का करवाएंगे संडे को मैराथन में। आपको अभी अभी बताया ना कल्पना स्वामी कि संडे को मैराथन में राजस्थान करंट अफेयर्स भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। जुड़े रहें, आनंद लेते रहें। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपका जीके भी बहुत ही अच्छा करने का प्रयास करूंगा, हर चीज को सटीक बताने का प्रयास करूंगा। तो जुड़े रहे और आनंद लेते रहे। और जो भी लाइव जुड़े हैं प्यारे साथियों, अपनी क्लास को एक बार अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। अपना नया शुरू किया अपन ने, तो देखो प्राइवेट बैंक मानी पहले जो एक फाइनेंस कंपनी थी, आईडीएफसी ने 24 अगस्त को कहा है कि उसने महेंद्र शाह को 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक के लिए
बैंक का प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, और जो सुनील कक्कड़ का स्थान लेंगे। जो किसका स्थान लेंगे? सुनील कक्कड़ का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, और ये क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है, ये भी क्वेश्चन बहुत तगड़ा है प्यारे साथियों। मानी जो पिछला पड़ा वो तो एक टेम्परेरी करंट अफेयर्स का है, एक संक्षिप्त और एक छोटे समय के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये परमानेंट हमारे काव्य में आने वाला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है। मानी एक देश ऐसा है इनमें से जिसने सबसे कम प्रजनन दर है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है? यहां पर क्वेश्चन एक और साथ में याद हो जाएगा आपको। क्या याद हो जाएगा प्यारे साथियों? कि विश्व में सबसे कम प्रजनन दर किस देश की है, और उसने दूसरी साल लगातार क्या किया है? अपनी ही कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है। जैसे प्यारे साथियों, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, दूसरे नंबर पर भारत देश का आता है, और हर देश आजकल क्या है प्यारे साथियों? बढ़ती हुई जनसंख्या से जूझ रहा है, और बढ़ती हुई जनसंख्या उस देश की बर्बादी का एक मेन कारण होती है। मानी जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ेगी उस देश की बर्बादी का उतना ही अधिक और अग्रसर होगा। तो इसका राइट उत्तर है प्यारे साथियों दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया जो देश है और उसने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। तो एक ये क्वेश्चन ध्यान रखना सभी प्यारे साथियों को कि विश्व में सबसे कम प्रजनन दर किस देश की है? तो दक्षिणी कोरिया देश की प्रजनन दर। अब मैं प्यारे साथियों आपको कुछ दक्षिणी कोरिया के बारे में बताना चाहूं तो दक्षिणी कोरिया जो देश है जापान का गुलाम था कभी। ये किसका उपनिवेश था प्यारे साथियों? ये जापान देश का उपनिवेश था, और जापान से ये दक्षिणी कोरिया प्यारे साथियों 15 अगस्त को आजाद हुआ था। कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त को आजाद हुआ था। तो यहां पर आपके लिए एक और नया क्वेश्चन बनकर आया है, और वो क्वेश्चन क्या बनकर आया है कि भारत के अलावा कौन सा देश 15 अगस्त को अपना आजादी मनाता है? 15 अगस्त को अपनी आजादी मनाता है। और प्यारे साथियों इस दक्षिणी कोरिया देश को शांत सुबह की भूमि भी कहते हैं। यह क्वेश्चन भी इनका कई बार एग्जाम में आता है कि कौन सा देश है जिसे शांत सुबह की भूमि कहते हैं? तो दक्षिणी कोरिया देश को प्यारे साथियों शांत सुबह की भूमि कहते हैं। जैसे हम अंग्रेजों के गुलाम थे, पाकिस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, बांग्लादेश अंग्रेजों का गुलाम था, तो हमें अंग्रेजों से आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। तो हम आजादी या हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत के अलावा कौन सा देश 15 अगस्त को अपना आजादी मनाता है? दक्षिणी कोरिया, जिस दक्षिणी कोरिया को शांत सुबह की भूमि कहते हैं। और यहां पर एक क्वेश्चन बनता है भारत का कौन सा पड़ोसी देश 15 अगस्त को शोक दिवस मनाता है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना बांग्लादेश 15 अगस्त को शोक दिवस मनाता है। अब यदि मैं यहां आपको बताना चाहूं तो प्यारे साथियों दक्षिणी कोरिया देश की राजधानी सियोल है। दक्षिणी कोरिया देश की राजधानी कौन सी है? इसकी कैपिटल सियोल है, और इसकी मुद्रा का नाम है प्यारे साथियों यान। इसकी मुद्रा का क्या नाम है? यान इसकी मुद्रा का नाम है। तो ये जो सामान्य जानकारी मैं आपको देता हूं संबंधित देश की, और इनका ये क्वेश्चन अपने ही एग्जाम में आया हुआ है कि किस देश को शांत सुबह की भूमि कहते हैं। और अर्जुन माथो बांग्लादेश, सुमन बांग्लादेश, उपन्या मीनाबी, और किसी प्यारे साथी का या किसी प्यारी बेटिया के नाम में क्या ध्यान रखना प्यारे साथियों, कुछ एक के नाम ऐसे है जो पढ़ने में मेरे को नहीं आते क्योंकि कमेंट है, थोड़ा दूर की दृष्टि है जो दिखने में दिक्कत है। तो यदि किसी के नाम कुछ निकल जाए अलग से तो कोई ऐसे फीलिंग मत करना। तो ये क्वेश्चन था अपना। अब देखते हैं प्यारे साथियों आगे। दक्षिणी कोरिया ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2021 में इस देश की प्रजनन दर घटकर 0.81 रह गई है। माने सबसे कम प्रजनन दर
और विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल प्रजनन दर और कमी आएगी। मानी जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि प्रजनन दर और भी कमी आएगी। वर्ष 1970 से प्रजनन दर में गिरावट आ रही है और 1970 में प्रजनन दर थी 4.53 कि जिस देश की, ध्यान रखना प्यारे साथियों, सुमन वर्मा सर मेरा नाम तो सरल है। हाँ बिल्कुल सुमन तेरा नाम तो सरल है। तो 1970 में दक्षिणी कोरिया की प्रजनन दर कितनी थी? प्रजनन दर थी 4.53 और बाकी की अब घटती घटती कितनी रह गई है? 0.81। बस अपने देश की नहीं घट रही है, अपने देश की नहीं घट रही है। आप मेरा नाम तो लेते नहीं फूफा जी, कभी गलत नहीं बोलते। महेंद्र ढाका तेरा क्या बोलूंगा, तुमने तो हमें बर्बाद कर दिया है, तो तुम्हारा नाम तो मैं मरने के बाद भी नहीं बोल सकता। और हमारे दीपक सर फिजिक्स के भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सर जी का भी हार्दिक स्वागत है। दीपक सर फिजिक्स वाले बहुत ही रापसिक और तगड़ी और फंटास्टिक फिजिक्स पढ़ाते हैं हमारे सर फिजिक्स वाले। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश किनको नियुक्त किया गया है? कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है, आपको बताना है प्यारे साथियों। हां बिल्कुल महिमा सैनी दूसरे रापचिक आइटम। उदय उमेश ललित देखते हैं किस किस का, आपको 49वां बताना है। और प्यारे साथियों भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1935 के अधिनियम के तहत, और उस समय सुप्रीम कोर्ट का नाम, उस समय सुप्रीम कोर्ट का नाम है वो संघीय न्यायालय था। और भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिनको शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का उत्तर राइट आ रहा है, जस्टिस उदय उमेश ललित जी। जस्टिस उदय उमेश ललित जी को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित है? दिल्ली में। और पवन कुमार कह रहे हैं ये भी नवंबर में बदल जाएंगे, बिल्कुल राइट है। और सबका मालिक एक कह रहे हैं 124 में सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, और जसन कह रहे हैं मेरी तरफ भी देख लो फुम्पू, अरे मैं तो तेरी तरफ ही देख रहा हूं, है ना, सब दिख रहे हैं मेरे को। तो आप मेरे जीके की तरफ ज्यादा देखा करो, आपको ज्यादा जरूरत है जीके के देखने की, और मैं तो आपको देखता ही रहता हूं, है ना। इतने प्यारे प्यारे बच्चों को नहीं देखूंगा तो किसको देखूंगा? ठीक है प्यारे साथियों, तो आप मुझे कमेंट करके ये और बताओ कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश होते हैं? कितने न्यायाधीश होते हैं? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई है। आज से ही जस्टिस यूयू ललित का 74 दिनों का, मानी केवल कितने दिनों के लिए बनाए गए हैं? 74 दिनों का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। यूयू ललित का कार्यकाल कुल 74 दिन 8 नवंबर 2022 तक होगा। और इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ को 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त होंगे। और उनका कार्यकाल, मानी किनका? 50वें मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल पूरे कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का होगा। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, नारायण माली कह रहे हैं 33+1, है ना। तो आपको 49वें कौन है? सुप्रीम कोर्ट के 49वें न्यायाधीश हैं उदय उमेश ललित, जिनको केवल 74 दिनों के लिए नियुक्त किया गया है। और भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे?
चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और जिनका कार्यकाल पूरा का पूरा 2 वर्ष का होगा। नारायण माली, गुड्डू मीणा, मोनू सैनी, बिल्कुल 33+1 माने 33 न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, बिल्कुल 65 वर्ष होती है। प्यारे साथियों, ये ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये करंट अफेयर्स में आते हैं, परंतु बेटा ये हमारे परमानेंट काम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही तगड़े अपने ये क्वेश्चन है। तो अगला है, और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, परंतु प्यारे साथियों एक संक्षिप्त समय के लिए है। अगला क्वेश्चन है, लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? लुसाने डायमंड लीग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? और ये लुसाने डायमंड लीग कहां हुई है प्यारे साथियों? ये स्टॉकहोम में आयोजित हुई है। और स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है प्यारे साथियों? स्टॉकहोम स्वीडन देश की राजधानी है। तो स्वीडन के स्टॉकहोम में लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? आपको यह बताना है। देखता हूं किस किस का सही आता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट उत्तर है भारत के प्रसिद्ध भालाफेंक खिलाड़ी, हरियाणा के शेर, हरियाणा के वीर, हरियाणा के पानीपत के रहने वाले भारतीय सेना में सूबेदार नीरज चोपड़ा। भारतीय सेना में सूबेदार पद पर कार्यरत नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है प्यारे साथियों। लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब भी किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। कितने मीटर भाला फेंक कर? 87.58 मीटर भाला फेंक कर। और लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब नीरज चोपड़ा। ध्यान रखना प्यारे साथियों, नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले हैं और ये भारतीय सेना में सूबेदार पद पर तैनात हैं। और इन्होंने ओलंपिक जो खेल हुए थे उनमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर और भारत का नाम रोशन किया था। और नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं। तो प्यारे साथियों, भाला फेंक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भाला फेंक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ठीक है। और बबीता फोगाट को आप सब जानते ही हो। और बजरंग पूनिया पहलवान है अपने, ये भी पदक जीत कर आए हैं अभी हाल ही में। राष्ट्रमंडल खेलों में भी बजरंग पूनिया जो पहलवान है वो पदक जीत कर आए हैं। पुणे खेल स्टेडियम का नाम सबका मालिक कह रहे हैं, पुणे खेल स्टेडियम का नाम भी नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। बिल्कुल बेटा रखना चाहिए। और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। रुखसाना बानो कह रही है कि भाला फेंक दिवस कितने अगस्त को मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और महाराणा सबसे भारी भाला था प्यारे साथियों इतिहास में, सबसे वजनदार और सबसे भारी भाला किसका था? महाराणा प्रताप का था, जो आज भी उदयपुर के म्यूजियम में रखा हुआ है। जेवलियन थ्रो सबका मालिक एक। और जैसन कह रही है बबीता फोगाट ये बुआजी है। अरे मैं फोगाट पूछ रहा हूं तो सुबह सुबह बुआजी को क्यों याद दिला रही है ना? और अर्जुन माथो कह रहे हैं सर ये बताओ कृपया करके नीलम मैम क्लास नहीं लेगी क्या? तो बेटा मैं ले रहा हूं ना, हमारे वाड़ी में क्या कमी लग रही है तेरे को, है ना? यहां पर तो आपको पता है क्लास आप सुरेंद्र महिला ले रहा है, फिर उसके बाद में वो ले, तो वो आपको पता नहीं है कि कहां लेते हैं क्या है। तो ये क्लास में आपको क्या कमी दिख रही है? और एक बार लेकर देखो, आपको पूरा का पूरा भूत उतरने में देर नहीं लगेगी। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, देखो नीरज चोपड़ा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग जो स्टॉकहोम में आयोजित हुई, जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। मानी लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा हैं। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये जो स्वीडन देश है ये क्या देता है? ये जो स्वीडन देश है ये नोबेल पुरस्कार भी देता है। आगे देखो, नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के अपने ही पहले थ्रो के साथ
लुसा ने डायमंड लीग जीती है। वहीं चोपड़ा से पहले डिस्क थ्रोवर विकास गोड़ा डायमंड लीग मीटिंग में शीर्ष 3 में रहने वाले एकमात्र भारतीय हैं। गोड़ा 2 बार 2012 में न्यूयॉर्क में और 2014 में दोहा में दूसरे और 2015 में संघाई और यूजिन में 2 मौकों पर ये कौन से स्थान पर रहे थे? तीसरे स्थान पर रहे थे। हां ठीक है। हां अगला क्वेश्चन है, अपना एचडीएफसी बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर एचडीएफसी बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कि एचडीएफसी जो बैंक है और उसने किसके साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये ज्यादा काम में आने वाले नहीं है, तो इसका राइट उत्तर होगा टाटा नियो। टाटा नियो के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट लॉन्च किया है। तो देखो एचडीएफसी बैंक ने टाटा समूह है कंपनी टाटा नियो के साथ एक साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत ग्राहकों के लिए 2 टाटा नियो प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, टाटा नियो इन्फिनिटी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे। और अगर ग्राहक ऑनलाइन और इन स्टोर दोनों तरह के खर्चों पर इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो न्यू कॉइन्स मनी 1 न्यू कॉइन्स 1 रुपए का रिवार्ड मनी वापस दिया जाएगा। अब देखो ये थे प्यारे साथियों अपने आज के करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अपनी इस करंट अफेयर्स की दूसरा जो पार्ट था, और अब चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास के तीसरे और अंतिम पड़ाव पार्ट पर, जिसमें हम लेकर आते हैं डेली आपके लिए स्टैटिक्स जीके का रापचिक जीके डोज। और जिसमें आपके सामने प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन यह है कि प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणतम छोर पर कौन सा पर्वत है? कि जो प्रायद्वीपीय पठार है और प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणतम छोर पर कौन सा पर्वत है आपको बताना है। प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करें कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्यारे साथियों प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं भूखंड का वह टुकड़ा जो 3 ओर पानी से घिरा हो, जो 3 ओर किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसका कौन सा, जल्दी से प्यारे साथियों कमेंट करके बताएं कि प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणतम छोर में कौन सा पर्वत है। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है तो फंस गए प्यारे विद्यार्थी। इसका राइट उत्तर होगा नीलगिरी पर्वत। प्यारे साथियों इसका राइट उत्तर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में फैला नीलगिरी पर्वत, जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। जैसे किस नाम से जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियां सबका मालिक सतपुड़ा कैसे होगा प्यारे साथी? मैंने क्या पूछा है? प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणतम छोर, तो वो तो नीलगिरी पर्वत है, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला, जिसे ब्लू माउंटेन कहते हैं। और नीलगिरी पर्वत की प्यारे साथियों सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है, और जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है इसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। क्वेश्चन है कोशिकी या अरुणा किस नदी का प्राचीन नाम है? कि कोशिकी या अरुणा कौन सी नदी का प्राचीन नाम है आपको बताना है। कि कोशिकी या अरुणा कौन सी जो नदी है उसका प्राचीन नाम है? कोशिकी या अरुणा। देखते हैं ये 2 नंबर का किस किस का सही आता है। इसीलिए तो मैं प्यारे साथियों आपके लिए 3 प्रकार की एक क्लास लेकर आता हूं। मैंने आपका टिप लिया सर, बिल्कुल कोई बात नहीं, मेरा टिप लिया तो मेरे टिपते टिपते भी प्यारे साथियों ज्ञानवान बनते रहो। तो कोशिकी या अरुणा कौन सी नदी का? इसका राइट उत्तर होगा प्यारे साथियों कोसी नदी। कोसी नदी का प्राचीन नाम अरुणा है
और कोशिका है। और प्यारे साथियों, कोसी नदी भारत में बार बार मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है और सबसे ज्यादा ये मार्ग बदलती है बिहार राज्य में। तो प्यारे साथियों, इस नदी को बिहार की शोक कहते हैं। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार की शोक कहते हैं। बार बार क्या करती है? ये मार्ग बदलती है। तो और एक और ध्यान में रखना, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन यह बनता है कि कोसी नदी को नेपाल देश में किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, कोसी नदी को नेपाल देश में अरुणा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अरुणा के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को। और इसका पुराना नाम है कोसी की। अगला है नोगक्रेम नृत्य व वंगला त्योहार। नोगक्रेम नृत्य व वंगला त्योहार कहां मनाया जाता है? आपको बताना है। नोगक्रेम नृत्य व वंगला त्योहार कहां मनाया जाता है और कौन से आदिवासी मनाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपके लिए, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। चाहे एसएससी सीजीएल हो, जीडी हो, आपको यह बताना नोगक्रेम तो नृत्य है और वंगला त्योहार है कि अब यहां पर जोड़े हुए हैं प्यारे साथियों। वंगला त्योहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है? नोगक्रेम नृत्य किया जाता है। जैसे प्यारे साथियों, राजस्थान में गणगौर त्योहार पर घूमर नृत्य किया जाता है। तो आपको यह बताना कौन से राज्य का है और कौन से आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। और मेरे को ऐसा लग रहा कि मेरे सभी प्यारे जो साथी हैं और उनके स्टैटिक्स जीके में थोड़ी हालत पतली है, तो इसका राइट उत्तर होगा प्यारे साथियों खासी जनजाति। कौन सी जनजाति? खासी जनजाति वंगला त्योहार मनाती है और उस पर नोगक्रेम नृत्य करती है। और खासी जनजाति प्यारे साथियों मेघालय राज्य में निवास करती है। खासी जनजाति कौन से राज्य में निवास करती है? मेघालय राज्य में। और मेघालय राज्य में ही भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, चेरापूंजी और मासिनराम में, और उन्हीं पहाड़ियों पर खासी जनजाति रहती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू जो झील है कौन से राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। कोलेरू झील भारत के कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है कोलेरू जो झील है। राइट है। अगला है मूसी तथा बीमा। मूसी तथा बीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, मूसी तथा बीमा कर्षणा की सहायक नदियां हैं जो महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। कर्षणा की सहायक नदियां हैं। ध्यान रखना प्यारे साथियों, कर्षणा की सहायक नदी मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? हैदराबाद शहर, जिसको भारत की हाईटेक सिटी कहते हैं। तो भारत की हाईटेक सिटी हैदराबाद शहर कौन सी नदी के तट पर है? मूसी। मूसी किसकी सहायक है? कर्षणा की सहायक है। और प्यारे साथियों, कर्षणा नदी को भारत की हीरे वाली नदी भी कहते हैं। कर्षणा नदी को भारत की कौन सी नदी कहते हैं? हीरे वाली नदी भी कहते हैं। गारो व खासी जयंती जनजातियां मेघालय में जयंती की पहाड़ियों पर रहती है। बिल्कुल रुखसाना आपका राइट है और जाट चौधरी का भी राइट है। सबका मालिक एक इंस्टाग्राम आर्य रावत आंध्र प्रदेश बता रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना कर्षणा। और प्यारे विद्यार्थियों, कर्षणा नदी महाराष्ट्र राज्य से निकलती है, महाराष्ट्र कर्नाटक में बहती हुई और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आज का लास्ट राष्ट्रीय जीके डोज आपके सामने है कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के कौन से राज्य में है? हिल स्टेशन का मतलब होता है प्यारे साथियों पर्वतीय पर्यटक स्थल। पर्वतीय पर्यटक स्थल। जैसे आपसे पूछा जा सकता है शिमला हिल स्टेशन कहां है? हिमाचल प्रदेश में। दार्जिलिंग कहां है? पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद मसूरी कहां है? उत्तराखंड में। ऊटी कहां है?
तमिलनाडु में। तो यही क्वेश्चन है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन या दरिंगबाड़ी पर्वतीय पर्यटक स्थल भारत के कौन से राज्य में है? तो प्यारे साथियों उत्तर आएगा भारत के उड़ीसा राज्य में है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन। कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। तो ये थे प्यारे साथियों अपने करंट अफेयर्स की इस क्लास के अंतिम पड़ाव पर रापचिक जीके डोज। और अब कल का जो क्वेश्चन था प्यारे साथियों, जो कल का रापचिक क्वेश्चन था जिससे उसका उत्तर आपको मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा और उसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं। उस क्वेश्चन का उत्तर है, क्वेश्चन यह था किस स्तर की माने ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है, के ऊपर की ध्वनि को खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? तो इसका राइट उत्तर होगा प्यारे साथियों 80 डेसिबल हम कर सकते हैं, 80 डेसिबल। और इसके विजेताओं के नाम अब मैं आपको बता देता हूं और इसके विजेताओं के नाम है जशन। ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, इनाम शाम को मिलेगा, इनाम शाम को मिलेगा। इस क्वेश्चन की पहली विजेता है जशन, दूसरे हैं दिनेश, तीसरी है महिमा, चौथे हैं बेताज बादशाह, पांचवे हैं ओम प्रकाश, छठी है सपना, सातवें हैं जीएस शर्मा, आठवीं है रुखसाना बानो, नौवें हैं प्रेम पटेल, 10वें हैं किशोर खेरवा और 11वीं है सुमन। 11वीं क्या है? सुमन है। ठीक है। और आज का रापचिक क्वेश्चन जिसका उत्तर प्यारे साथियों और इन विद्यार्थियों ने क्या जीता है उसका पता शाम को मिलेगा कि क्या आपने जीता है। और आज 30 अगस्त 2022 का रापचिक क्वेश्चन जिसका उत्तर लाइव जुड़े हुए विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देना है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, कि भारतीय उपमहाद्वीप इनमें से किसका एक अंग था। क्वेश्चन दोबारा देख लो, मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूं कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, जुरासिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का या आर्यवर्त लैंड का। और इसका उत्तर आपको क्लास पूरी होने के बाद कमेंट बॉक्स में देना। करसन लाल, अरे बेटा वो सही है आपका 40, किसनु रियल स्टार आपका 40 सही है, परंतु खतरनाक पूछा गया है कि एकदम से खतरनाक ध्वनि प्रदूषण 80 तक को माना जाता है, ज्यादा 80 40 से ही ध्वनि प्रदूषण होता है। राइट है बेटा, आपको ध्यान रखना है, अपना गलत मत करना, इसको 40 तक ही। हाँ सही है आपने, कोई गलत नहीं है। तो ऐसे कमेंट करके बेटा जो भी कंफ्यूजन हो वो हम सब मिलकर दूर कर लेंगे। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी साथियों को। और क्लास में यदि कोई सुझाव हो या आपके कोई विचार हो, जैसे प्यारे साथियों आपका विचार आया कि सर करंट राजस्थान के भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आए, तो बिल्कुल संडे को प्यारे साथियों आपके सामने मैं राजस्थान करंट अफेयर्स भी लेकर हाजिर होऊंगा। तो जो भी मेरे प्यारे साथियों का कोई सुझाव हो तो इस क्वेश्चन का उत्तर और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े। और क्लास के अंतिम पड़ाव पर सभी विद्यार्थियों को लिखित में थैंक यू बोलकर थैंक यू, सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। अब आज्ञा लेता है आपका अपना रापचिक गुरु, अपने सभी रापचिक छात्रों से, अपने सभी रापचिक विद्यार्थियों से। जय हिंद, जय भारत, सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक।